दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन जहां दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी आसमान से आने वाले मिसाइल्स को रोका नहीं जा सकता। ये कोई हाइपोथेटिकल सिनारियो नहीं है, ये अब रियलिटी बन चुका है। इजराइल, जिसे दुनिया एक डिफेंसिव शील्ड पावर के रूप में देखती है, जहां आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम्स जैसे मल्टीपल डिफेंस लेयर्स है, वही इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका और ये मिसाइल्स आए थे ईरान की तरफ से। यहीं से स्टोरी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक मैसेज है, एक वार्निंग है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का नहीं है, ये डिकेड्स पुरानी राइवलरी है। एक तरफ इजराइल है जो मिडिल ईस्ट में अपनी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है, दूसरी तरफ ईरान है जो अपने आप को रीजन का स्ट्रॉन्ग पावर मानता है। ईरान ओपनली इजराइल को चैलेंज करता है और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा मानता है। इसी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच डायरेक्ट वॉर कम दिखता है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स, हिडन ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स और टारगेटेड स्ट्राइक्स का सिलसिला कभी रुकता नहीं। ईरान अपने अलाइज जैसे हिजबुल्लाह, हमास और कुछ मिलिशियाज के थ्रू प्रेशर बनाता है और इजराइल प्रिसाइज स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के थ्रू ईरान के इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब इक्वेशन चेंज हो रही है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे शैडो वॉर से निकलकर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इस स्पेसिफिक इंसिडेंट की। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद कंफर्म किया कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर गए। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। ये नॉर्मल रॉकेट या ड्रोन नहीं होता, ये लॉन्ग रेंज हाई स्पीड मिसाइल होता है जो बहुत ऊपर तक जाता है और फिर बहुत तेज स्पीड के साथ नीचे गिरता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है और अगर मिसाइल लास्ट मोमेंट पर अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दे तो डिफेंस सिस्टम के लिए और भी टफ हो जाता है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल प्रोग्राम को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। उनके पास ऐसे मिसाइल्स है जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और कुछ मिसाइल्स इतनी फास्ट है कि उन्हें ट्रैक करना भी इजी नहीं होता। इस इंसिडेंट ने यह दिखाया कि ईरान की कैपेबिलिटी सिर्फ बातों तक लिमिटेड नहीं है, वो ग्राउंड पर भी काम करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ? देखो, फेल वर्ड थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स परफेक्ट नहीं होते, उनका काम होता है ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स को रोकना, लेकिन कुछ मिसाइल्स बचकर निकल जाते हैं। इसका एक रीजन हो सकता है सैचुरेशन अटैक, मतलब एक साथ बहुत सारे मिसाइल्स फायर कर देना ताकि डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए, या फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे मिसाइल लास्ट मोमेंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे। इसके अलावा फेक टारगेट्स भी यूज किए जा सकते हैं जो रडार को कंफ्यूज करते हैं। अगर ईरान ने इनमें से कोई स्ट्रेटेजी यूज की है तो ये एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सक्सेस माना जाएगा और ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। अब यहाँ एक और लेयर समझना बहुत जरूरी है। मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं रहा, ये इंटेलिजेंस और टाइमिंग का गेम बन चुका है। कौन कब अटैक करता है, कैसे अटैक करता है और ओपोनेंट को कितना सरप्राइज करता है, ये सब मैटर करता है। अगर मिसाइल सही वक्त पर लॉन्च हो और डिफेंस सिस्टम को प्रिपेयर होने का टाइम ना मिले तो इंटरसेप्शन और डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मतलब ये इंसिडेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ईरान सिर्फ मिसाइल्स नहीं चला रहा, वो स्ट्रेटेजी भी दिखा रहा है और यही चीज सिचुएशन को और सीरियस बना देती है। अब यहाँ एक और चीज ऐड होती है जो सिचुएशन को और डेंजरस बना देती है। आज के टाइम पर मिसाइल टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पीड तक लिमिटेड नहीं है, अब एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब मिसाइल सिर्फ सिटी को हिट करने के लिए नहीं, स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अगर किसी मिलिट्री बेस, रडार सिस्टम या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाए तो डैमेज का इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और अगर डिफेंस सिस्टम के कुछ लेयर्स टेम्पोररीली फेल हो जाए तो अटैकर को एक छोटा सा विंडो मिल जाता है। बस वही विंडो सबसे डेंजरस होता है। ईरान जैसा कंट्री अगर ऐसे विंडोज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दे तो वो फ्यूचर स्ट्राइक्स में और इफेक्टिव हो सकता है। इसका मतलब ये इंसिडेंट आइसोलेटेड नहीं है, ये एक टेस्टिंग भी हो सकती है, एक तरह का सिग्नल कि फ्यूचर में और कॉम्प्लेक्स अटैक्स पॉसिबल है। और यही चीज इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि डिफेंस सिर्फ सिस्टम से नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है और अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो ओपोनेंट को कॉन्फिडेंस मिलता है। अब यहाँ एक फाइनल लेयर समझो जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। हर डिफेंस सिस्टम की एक लिमिट होती है, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो। अगर अटैकर कंटिन्यूसली टेस्ट करता रहे, वीक पॉइंट्स ढूंढता रहे और फिर वही पॉइंट्स टारगेट करे तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम भी प्रेशर में आ जाता है। और आज जो हुआ वो शायद इसी प्रोसेस का एक पार्ट हो। ईरान सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं कर रहा, वो समझ रहा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, कितनी स्पीड पर रिएक्ट करता है
और कहाँ गैप रह जाता है। ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के लिए गोल्ड होती है और अगर फ्यूचर में लार्जर स्केल अटैक होता है तो ये छोटे छोटे लर्निंग्स ही उसे और डेंजरस बना सकते हैं। अब इस इंसिडेंट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझो। इजराइल की इमेज क्या है? एक ऐसा कंट्री जो अपनी सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जहां डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट अनबीटेबल माना जाता है। लेकिन जब ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पाए तो लोगों के दिमाग में डाउट आता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है और यही ईरान का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। वॉर सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती, वॉर दिमाग से भी जीती जाती है। अगर आप अपने ओपोनेंट के दिमाग में फियर या कंफ्यूजन डाल देते हो तो आप ऑलरेडी आधी बैटल जीत चुके हो। अब ईरान के पर्सपेक्टिव से देखो, ईरान डायरेक्टली इजराइल पर स्ट्राइक करने का रिस्क तभी लेगा जब उसे अपनी कैपेबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाया है और ये स्ट्राइक दिखाती है कि ईरान सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा, वो एक्टिवली रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी है। ईरान ये मैसेज दे रहा है कि अगर उसे प्रोवोक किया गया तो वो डायरेक्ट जवाब देगा और उस जवाब को इग्नोर करना इजी नहीं होगा। अब ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट समझो। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक सेंसिटिव रीजन है, यहाँ छोटी सी स्पार्क भी बड़ा कन्फ्लिक्ट बन सकती है। अगर इजराइल और ईरान का डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सिर्फ ये दो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। अमेरिका, जो इजराइल का स्ट्रॉन्ग अलाय है, जो कि ऑलरेडी इस जंग में इन्वॉल्व है, वो ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हो सकता है। और ईरान के पास भी रीजनल सपोर्ट है। इसका मतलब ये कन्फ्लिक्ट ज्यादा बड़ा वॉर बन सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क ऑयल सप्लाई। मिडिल ईस्ट दुनिया का मेन ऑयल सोर्स है। अगर यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब होंगे और ग्लोबल इकोनॉमी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डिस्टर्ब होता है तो इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्यूल महंगा होगा, डेली लाइफ महंगी होगी और इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। अगर रीजन अनस्टेबल होता है तो उनकी सेफ्टी भी कंसर्न बन जाती है। इसी वजह से इंडिया हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, न पूरी तरह किसी एक साइड, न ओपनली ऑपोजिशन। इंडिया स्टेबिलिटी चाहता है। अब फ्यूचर सिनारियो क्या हो सकता है? पहला, लिमिटेड कन्फ्लिक्ट, दोनों साइड्स थोड़े थोड़े स्ट्राइक्स करते रहेंगे लेकिन फुल वॉर अवॉइड करेंगे। दूसरा, एक्सीडेंटल एस्केलेशन, एक अटैक ज्यादा डैमेज कर देता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। तीसरा है फुल स्केल वॉर, जहां मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है और सिचुएशन डेंजरस लेवल पर पहुंच जाती है। लेकिन एक बात क्लियर है, गेम चेंज हो चुका है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं, और ईरान एक ऐसा प्लेयर बन चुका है जिसे इग्नोर करना या अंडर एस्टिमेट करना रिस्की है। ये इंसिडेंट सिर्फ दो मिसाइल्स का नहीं है, ये एक सिग्नल है कि मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रहा है। अब वॉर सिर्फ सोल्जर से नहीं, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी से डिसाइड होंगे और जो कंट्री पीछे रह गई वो ग्लोबल पावर रेस में भी पीछे चली जाएगी। आज जो हुआ है वो शायद छोटा लगे लेकिन हिस्ट्री में कई बार ऐसे ही इंसिडेंट्स बड़े कन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत बन जाते हैं। अब देखना ये है कि इजराइल और ईरान सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं या ये कन्फ्लिक्ट एक डेंजरस मोड ले लेता है। एक चीज पक्की है, दुनिया सिर्फ देख नहीं रही, दुनिया टेंशन में देख रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।